बढ़िया हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज जो है हम आपका राजस्थान बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर जो है हम कर चुके हैं। 9th चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री हमारा पूरा हो चुका है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शीट्स हैं जो मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो मैं जल्द ही जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आज देखिए, आज जो है हम एक हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th राजस्थान बोर्ड मैथ का। वो है चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4। और देखिए, पार्ट 4 जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 9 जो हमारा हो चुका है उसमें से भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब उसमें 6 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, या 6 नंबर के अंदर 3-3 नंबर के 2 पार्ट भी आ सकते हैं अलग अलग। फिर एक हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा पार्ट 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण में से, जिसमें से सीधा सीधा एक क्वेश्चन ग्राफ का हमारे पास आएगा। तो आज हम इस पार्ट को कवर करेंगे और इस पार्ट को शुरू करेंगे। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिर्फ परिचय देखेंगे पार्ट का कि क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और किस प्रकार से हम इसके ग्राफ द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा हल ज्ञात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पार्ट आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। 9th क्लास में भी आपने ग्राफ बनाया था सिंगल समीकरण से, और 9th क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हल किया जाता है, जिसमें आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, और अब जो है नई विधि, एक चौथी जो विधि है वो हम यहाँ देखेंगे आलेख विधि, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही बढ़िया पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, समझने वाला पार्ट है। बहुत आसानी से 6 नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं इस पार्ट में से। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। इस पार्ट के लिए मैं आपको कहूंगा, अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो उसे भी कहीं ना कहीं अपने साथ लेके बैठिए। जब भी ये पार्ट पढ़ने बैठ रहे हैं, ग्राफ कॉपी पुरानी वाली है तो उसके ग्राफ्स को मिटा दीजिए। पेंसिल से बनाए हुए होंगे आपने, 9th क्लास की ग्राफ कॉपी है तो। और अगर नई ग्राफ कॉपी है तो वो और भी अच्छी बात है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल कॉपी में बना लीजिए अभी। फिर जब बाद में लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तब हम देख लेंगे, दोबारा ग्राफ में बना लेंगे। ठीक है, तो अगर ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सब सिंपल जो आपकी लाइनदार कॉपी है उसमें बना लीजिए। चलिए अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए पहले तो इस पार्ट के नाम को ही हम समझ लेते हैं कि नाम का क्या मतलब है। चर राशि क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या है, और युग्म। तो यहाँ इस पार्ट के नाम में आपको 4 चीजें जो है वो समझनी है, तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट किस बारे में है। ठीक है, देखिए चर राशि आप सब समझते हैं। चर राशि क्या होती है, जो जिसे हम x, y, z इनके द्वारा दर्शाते हैं, जिनका मान हमें कुछ पता नहीं होता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, मान हम कुछ भी रख सकते हैं, वह क्या होती है, चर राशि। 2 प्रकार की राशियां होती है, चर और अचर। तो s चर राशियां कितनी होनी चाहिए, 2। सबसे पहले चर राशियां कितनी होनी चाहिए, 2। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है, देखिए रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक। अधिकतम घात 1 हो और वो भी किसकी, चर राशि की। किसकी, चर राशि की। अभी इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, पर पहले आपको शाब्दिक अर्थ में समझा रहा हूं। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। द्विघाती मतलब चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, त्रिघाती मतलब 3 हो, इसी प्रकार रैखिक मतलब अधिकतम घात 1 हो। चलिए समीकरण क्या होता है, समीकरण देखिए क्या होता है। समीकरण में एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है, और अगर उनके बीच में बराबर लग जाता है तो मतलब दायां पक्ष किसके बराबर है, बाएं पक्ष के। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब आप जानते हैं, जोड़ा। चलिए इन सभी चीजों को मिला के अब हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा है, तो क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं हमने, बिल्कुल पढ़ के आए हैं हम। 8th क्लास में हमने पढ़ा है एक चर वाला रैखिक समीकरण।
कुछ इस तरीके के समीकरण देखे हैं आपने। ये क्या है, क्या ये एक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? बीच में बराबर का चिन्ह, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, समीकरण तो है भैया, इस कंडीशन को तो फुलफिल कर गया। क्या दो चर वाला है? क्या नहीं, एक ही चर वाला है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है, सॉरी चर राशि क्या है, एक ही है, एक्स, एक ही चर राशि है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक है क्या? बिल्कुल है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, x की घात कितनी है, यहाँ x की घात कितनी है, x की घात 1 है, तो ये रैखिक भी है। ठीक है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में दो समीकरण आते हैं, ये सिंगल है। तो ये कौन सा समीकरण है फिर? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, जो आप छोटी क्लासेस में सॉल्व करके आए हैं, जो आप छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं। अच्छा, ये सब डिटेल्स आपने 9th क्लास में भी मेरे द्वारा प्राप्त की थी, पर एक रिवीजन पर्पज से मैं दोबारा समझा रहा हूं। तो ये तो हमें एक चर वाले समीकरण, तो जिससे इसको हल करना होता था। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है? हमेशा समीकरण को हल का मतलब क्या है? समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करने का मतलब है, समीकरण को हल करना मतलब जो चर राशि है समीकरण में, चर राशि का मान ज्ञात करना। जो चर राशि है समीकरण में, उसका मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? समीकरण को हल करना कहलाता है। तो समीकरण को हल करने का मतलब चर राशि का मान ज्ञात करना। तो जैसे ये समीकरण है 2x + 4 = 8, इसको हल करने का मतलब क्या है भाई? कि यहां से हम x का मान ज्ञात कर ले, क्योंकि यहाँ चर राशि कौन है? x है। कैसे ज्ञात करें? बोले सर 2x को अकेला छोड़ो पहले, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2x कितना आ जाएगा, 4, तो x कितना आ जाएगा, 4/2, तो x का मान क्या आ गया, 2। तो ये आपने समीकरण को हल कर दिया। जैसे ही आपने चर राशि का मान ज्ञात कर लिया, आपने समीकरण को हल कर दिया। ये सब चीज हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। 8th क्लास में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण देखे थे। चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। तो बेसिकली अगर आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, फिर आगे देखते हैं हम। देखिए, अब देखिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, चलिए अब दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब है? चर राशि तो दो, जैसे मान लो एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? चेक करते हैं। पहली बात तो समीकरण है क्या? बिल्कुल है। बीच में बराबर का चिन्ह, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, समीकरण तो है। क्या दो चर वाले हैं क्या? एक x है और एक y है, दो चर है, समीकरण है। रैखिक है क्या? यहाँ x की घात कितनी है? अच्छा, कोई घात नहीं होती तो कितनी होती है? 1। यहाँ भी कोई घात नहीं तो क्या है? 1। तो अधिकतम घात, दोनों ही चर राशियों की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये रैखिक है। मान लो x की तो 1 होती पर y की 2 हो जाती तो रैखिक नहीं रहता, या y की 1 रहती x की 2 हो जाती तो y रैखिक नहीं रहता। एक ही होनी चाहिए, ठीक है, एक ही होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। चलिए, अब युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो देखो, जब एक समीकरण, एक चर में समीकरण था तो हमने इसी की मदद से x का मान 2 ज्ञात कर लिया। पर जब दो चर में समीकरण है तो उनको हल करने के लिए भी कितने समीकरण चाहिए होते हैं? 2। ये आपने 9th क्लास में सीखा था, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि लगाई थी हल करने के लिए, तो 2 समीकरण थे उनमें भी, तो 2 समीकरण होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक और समीकरण ले लिया मैंने, तो अब ये जो है ये दोनों मिलके क्या बन गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा। समझ में आ गई बात? चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देख लेते हैं अपन। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक जनरल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होती है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब, जनरल फॉर्म मतलब क्या होती है भाई? जैसे मैं बोलता हूं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं DDMMYY या YYYY। मतलब यहां तो डेट लिख दो 2 अंकों में, अब जिसकी 1 अंक में है वो 08 या 09 लिख देगा, या महीना लिख दो, या 1989 या जो भी आपका ईयर है वो लिख दो।
तो फॉर्म रूप तो यही रहेगा, पहले डेट आएगी, मंथ आएगा, ईयर आएगा। अब सबकी डेट अलग अलग होगी, वो अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, पर रूप यही रहेगा। इसी प्रकार जनरल व्यापक रूप क्या होता है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ a b और c का मान अलग अलग हो सकता है, पर दो चर तो रहेंगे ही कम से कम। ठीक है, x y या y z भी हो सकता है, पर दो चर रहने चाहिए। चलिए, अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, ये तो समीकरण का व्यापक रूप था, युग्म का व्यापक रूप क्या होगा वो भी चेक कर लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये किसका व्यापक रूप है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। युग्म मतलब जब दो समीकरण होंगे तब इस तरह से लिखे जाएंगे, जब एक होगा सिंगल समीकरण का व्यापक रूप ये था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिया है। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि a1 x का गुणांक है, b1 y का और c1 कोई चर राशि है। ठीक है, ऐसे ही a2 x का गुणांक है, b2 y का और c2 कोई चर राशि है, मतलब कोई संख्या है। समझ में आ गई बात। तो ये बात हो गई व्यापक रूप की, इसको नोट करके कॉपी कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। चलिए बच्चों, तो ये व्यापक रूप होता है। चलिए अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान देखना सीख लेते हैं एक बार। मान लो मेरे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6, और मान लीजिए एक और समीकरण है 5x माइनस 4y बराबर -7। ये दो समीकरण है मेरे पास, मुझे इनमें से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, ठीक है, क्या ये व्यापक रूप में है क्या? अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना है तो क्या ये व्यापक रूप में है क्या? अब देखिए, व्यापक रूप ये था, दो चर वाले दो समीकरण है ना, तो व्यापक रूप ये था। व्यापक रूप में क्या था, सब कुछ इधर बराबर में 0 होना चाहिए था। यहां क्या है, सब कुछ इधर नहीं है, बराबर में 6 भी है। तो इसको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 2x प्लस 3y और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 बराबर 0 और 5x माइनस 4y और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 बराबर 0। अब ये व्यापक रूप में आ चुका है। कैसे, सब कुछ इधर बराबर में 0, सब कुछ इधर बराबर में 0। चलिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो a1 क्या होता है, जो ऊपर वाले समीकरण में x से गुणा होता है। यहाँ ऊपर वाले समीकरण में x से गुणा कौन हो रहा है, 2। तो a1 का मान क्या हो गया, 2। a1 का मान क्या हो गया, 2। चलिए b1 का मान याद करते हैं। b1 क्या होता है, जो ऊपर वाले समीकरण में y से गुणा होता है। यहाँ ऊपर वाले समीकरण में y से कौन गुणा हो रहा है, 3। तो b1 का मान क्या हो गया, 3। चलिए c1 का मान याद करते हैं। c1 क्या होता है, जो ऊपर वाले समीकरण में संख्या होती है या अचर राशि होती है। यहाँ ऊपर वाले समीकरण में अचर राशि कौन है, -6। अब ध्यान रखने वाली बात है, इसका चिन्ह इसी के साथ चलेगा। व्यापक रूप में हम यहाँ प्लस लगा रहे हैं, यहाँ प्लस तो है नहीं, तो c1 का मान 6 मत लिख देना, माइनस का चिन्ह जहां आएगा वो उसके साथ ही जाएगा। तो c1 का मान 6 नहीं होगा, c1 का मान क्या होगा, माइनस का 6 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो 6 ही लिख देते हैं, जबकि -6 आएगा। जहां भी माइनस का चिन्ह आ गया वो इन्हीं के साथ जाएगा। ठीक है, आगे देखो a2 कितना है भाई, a2 क्या होता है, नीचे वाले समीकरण में जो x से गुणा होता है। नीचे वाले समीकरण में x से क्या गुणा हो रहा है, 5। b2 क्या होता है, जो नीचे वाले समीकरण में y से गुणा होता है। नीचे वाले समीकरण में y से क्या गुणा हो रहा है, 4 नहीं बोलोगे अब, -4, और b2 का मान -4 लिखना, 4 गलती से भी मत लिख देना। c2 क्या होता है, जो नीचे वाले समीकरण में अचर पद होता है या अचर संख्या होती है। तो नीचे वाले समीकरण में अचर पद या अचर संख्या क्या है, नीचे वाले अचर समीकरण में अचर पद है 7। तो c2 क्या हो गया, 7। इस प्रकार से आप किसी समीकरण में से a1 b1 c1 व a2 b2 c2 का मान प्राप्त कर सकते हैं।
समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर माइनस का चिन्ह आएगा तो वो उसी के साथ जाएगा, C1 के साथ जाएगा माइनस का चिन्ह। यहाँ पे -4 था तो वो B2 -4 होगा, +4 नहीं होगा। समझ में आ गई क्या बात? तो चिन्ह जो है वो उन्हीं के साथ जाएंगे। चलिए पॉज करके अब इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं इस पार्ट में हमारा लास्ट में मेन लक्ष्य रहेगा क्या? आलेख द्वारा हल, क्योंकि बोर्ड में हमें पता है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो लास्ट में पहुंचना यहीं पे है, बट डायरेक्ट थोड़ी पहुंच सकते हैं। अरे भाई, हमें पता है कि हम जो फर्स्ट मंजिल जो है उसके पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो अब आप कहोगे पहुंचना तो सर मंजिल पे है, तो डायरेक्ट 20वीं सीढ़ी को क्यों नहीं पहुंच जाते हम, या डायरेक्ट 20वीं सीढ़ी पे क्यों नहीं जाके चढ़ जाते हैं? तो ऐसा तो संभव है नहीं। सीढ़ी तो पहली से स्टार्ट करनी पड़ेगी, पहली पे चढ़ोगे फिर दूसरी पे, तब 20वीं पे पहुंचोगे ना। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि लास्ट में हमारा मेन पर्पज ये है इस पार्ट को करने का, आलेख, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन इसी में से मिलेगा हमें, और कोई क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। ये तो आएगा ही आएगा 6 नंबर का, बट इसको इस तक पहुंचने के लिए पहले और जो बेसिक्स हैं वो भी हम कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे क्या है, तो देखिए आगे अब हम देखते हैं कि भाई किसी समीकरण के हल का मतलब क्या है। किसी समीकरण के हल का मतलब क्या है? आज बिल्कुल बेसिक ले रहा हूं मैं, कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आज प्रश्नावली का, सिर्फ बेसिक चीज ले रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3y बराबर 4 है। ठीक है, अब मैं बोलूं आपसे कि क्या x बराबर 1, क्या x बराबर 1 और y बराबर -2 इस समीकरण का हल हो सकता है क्या? क्या x बराबर 1 और y बराबर -2 इस समीकरण का हल है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप क्या करो, इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 रखो। 2 × 1, x की जगह तो 1 रख दिया, -3 × y की जगह क्या रखेंगे? -2 बराबर 4। 2 एकम 2, -3 को -2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 6। क्या ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। क्या ये 4 के बराबर है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये 4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो x और y का मान 1 और -2 रखने पर दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है। दायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, अतः ये इसके हल नहीं। समझ में आ गई बात? अतः ये इसके हल नहीं है। ठीक है, मान लो एक और उदाहरण लेता हूं मैं, x की जगह मैं -1 रख देता हूं, x की जगह -1 रख देता हूं इसमें। चलो x -1 और y -2 इसका हल है क्या? देखते हैं। x की जगह -1 रखना है आपकी बात, y की जगह वही -2 रहेगा, तो 2 -1 से गुणा होगा तो -2, -3 -2 से गुणा होगा तो +6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब तो 4 आ गया, 4 तो 4 के बराबर है। इसका मतलब दायां पक्ष किसके बराबर आ गया? बाएं पक्ष के। इसका मतलब x बराबर -1 और y बराबर -2 दिए गए समीकरण का हल है। ये तो हमने एक समीकरण की बात कर ली। इसको नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लो इसको पॉज करके। कर लिया है नोट? पॉज करके नोट कर लो फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्या ये चीज हम 2 समीकरणों पे भी लागू कर सकते हैं क्या? चलो चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक समीकरण है x + y बराबर 2 और x - y बराबर 4। ये 2 समीकरण है, बिल्कुल बेसिक से समीकरण लिए है मैंने। मैं चेक करना चाहता हूं कि कोई दिया गया मान इसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो मान लो मैं x ले लेता हूं 4 और y ले लेता हूं -2।
देखते हैं क्या ये इसके हल है क्या। अब ये दो लिए हैं तो दोनों में फिट बैठने चाहिए, दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट करने चाहिए, तभी इसके हल माने जाएंगे। चलो x बराबर 4 और y -2, तो ये 4 - 2 2, तो ये तो बराबर आ गया। चलो इसमें भी देखते हैं, x बराबर तो 4 और y बराबर -2, माइनस माइनस +2 6, ये बराबर नहीं आया। तो मतलब ये इसका तो हल है, पर समीकरण युग्म का हल नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि दोनों को संतुष्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक को ही कर रहा है। दोनों को कर देता तो ये समीकरण युग्म का भी हल हो जाता। समझ में आ गई क्या बात। इसकी जगह यहाँ पे अगर मान लो 6 होता तो ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये दोनों जो हैं इस समीकरण युग्म के क्या कहलाते, हल कहलाते। समझ में आ गई क्या बात। चलिए तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल से हम हमारा मेन जो इसका सेटअप है, ग्राफ वगैरह बनाना और हल याद करना, वो सीखेंगे। आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर लिया है मैंने, कल इसको देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको एक बार, जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है आपको चैप्टर की, उस पीडीएफ को भी जो है आप देखिए एक बार। किताब जिनके पास नहीं है, जिनके पास किताब है वो किताब में से पढ़िए, चैप्टर की थ्योरी को पढ़िए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। 9th क्लास की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार 9th क्लास की बुक भी खोलिए, 9th क्लास की कॉपी खोलिए और देखिए उसमें किस प्रकार से आपको किसी एक समीकरण का ग्राफ हल करना सिखाया गया था। इस चीज को जरूर देखिए, 9th क्लास की बुक को खोल के बिल्कुल देखना है आपको। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, कल इसको चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।